वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम कक्षा 8 पाठ 5 वंदन है के बारे में जानेंगे। वंदन है जो कविता है, इसके राइटर द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी हैं। इनकी कविता, पहले हम इसके कवि परिचय के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। इनके कवि हैं बेटा द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जनपद के रोहता गांव में 1 दिसंबर 1916 ईस्वी को हुआ था। इन्होंने शिक्षा का व्यापक प्रसार करने और शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने में अतुलनीय योगदान दिया। अतुलनीय का अर्थ होता है बेटा जिसकी तुलना न की जा सके, यानी कि महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने बाल साहित्य पर 26 पुस्तकें लिखी। इनके अतिरिक्त 5 पुस्तकें नव साक्षरों के लिए भी लिखी। बाल साहित्य होता है बेटा बच्चों के लिए फेवरेट, जो बच्चों की प्रिय पुस्तकें होती हैं ना, उन पर लिखा इन्होंने। और नव साक्षर यानी कि जो नव युवक है, जो नई पीढ़ी है, जो नए पढ़े लिखे लोग हैं, आज की पीढ़ी के लोग हैं, उनके लिए भी इन्होंने पुस्तकें लिखी। इनके 6 काव्य संग्रह थे, यानी कि 6 तो जिसमें कविताएं थी वो संग्रह थे। 2 खंड काव्य द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी रचनावली 3 खंडों में विभाजित थी तथा 3 कथा संग्रह प्रकाशित हुए। इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं वीर तुम बढ़े चलो, हम सब सुमन एक उपवन के, सूरज सा चमको आदि। इनकी मृत्यु 29 अगस्त 1998 को हो गई। कविता जो है वंदन है, ये अपनी मातृभूमि के ऊपर इन्होंने कविता लिखी है। इस कविता के माध्यम से इन्होंने अपनी मातृभूमि का अभिनंदन किया है। मेरी प्यारी मेरी मातृभूमि को मेरा वंदन है, इसकी मिट्टी धूल महकता चंदन है। कवि क्या कह रहा है बेटा इन पंक्तियों के माध्यम से कि अपनी मातृभूमि का वंदन करता हुआ कवि कह रहा है कि हे मेरी प्यारी मातृभूमि, आपको मेरा नमन है। आपकी धूल और मिट्टी महकते हुए चंदन के समान है। खेल खेल जिसकी गोदी के पलने में, रहा झूलता पला पैर पर खड़ा हुआ। कवि क्या कह रहा है, आपकी गोद रूपी पालने में खेलते हुए झूलते हुए पले बढ़े और पैरों पर हमने चलना सीखा। जिसके आसमान के नीचे आंचल में मैं नटखट चंचल शिशु इतना बड़ा हुआ, जिसने मेरे लिए सहा सब कहा न कुछ कुछ 100 बार उसे मेरा अभिनंदन है। कवि कह रहा है कि आपकी गोद रूपी पालने में खेलते हुए झूलते हुए पले और बढ़े और पैरों पर चलना सीखा। आपके आसमान रूपी आंचल में मैं एक चंचल बच्चे की तरह खेलता हुआ बड़ा हुआ। जिस मातृभूमि ने मेरे लिए सारे कष्ट दुख सहे, उस माँ को मेरा झुककर नमन है दुनिया में देश बहुत सुंदर, लेकिन मेरी मातृभूमि की शोभा न्यारी है। स्वर्ग लोग की सुषमा सुंदरता की गरिमा, एक एक कर उसके सम्मुख हारी है। हम सब की आशाओं अभिलाषाओं की कल्पलता है, कल्प वृक्ष नंदन वन है। इन पंक्तियों में कवि अपनी मातृभूमि की शोभा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि इस दुनिया में सुंदर सुंदर अनेक देश हैं, लेकिन मातृभूमि की शोभा तो सबसे प्यारी और अलग है। इसके आगे स्वर्गलोक की सुंदरता भी हार मानती है। यह मातृभूमि हम सभी की आशाओं इच्छाओं की कल्पलता या कल्प वृक्ष के समान है, जो कि नंदन वन में होता है। अर्थात हमारी धरती माई हमारे लिए स्वर्गलोक है। जब तक हूँ मैं रत्ती भर भी इस पर कोई किसी तरह की आँच नहीं आने दूंगा। बालक हूँ पर वीर भरत का वंशज हूँ, सिंगों के मुंह फाड़ दांत दिखला दूंगा। मेरे हाथ सुरक्षित भव्य मुकुट हिमगिरी और सुरक्षित अडिग सिंधु सिंहासन है। रत्ती भर का अर्थ होता है बेटा बिल्कुल भी, आंच का अर्थ होता संकट या कोई भी विपदा आपत्ति कुछ नहीं आने दूंगा। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि बता ला रहा है
कि जब तक मैं अपने जीवित हूँ तब तक अपनी मातृभूमि पर किंचित मात्र भी संकट नहीं आने दूंगा, थोड़ा सा भी संकट नहीं आने दूंगा। अभी मैं अल्प वयस्क ही हूँ लेकिन वीर हूँ। कवि कह रहा है कि अभी मैं छोटा ही हूँ लेकिन फिर भी मैं वीर हूँ। भरत का वंशज हूँ, जो राजा भरत हुए थे वीर, भारत के महान राजा, उनका वंशज हूँ। जिस तरह वीर बालक ने शिशु अवस्था में शेर के दांत गिन दिए थे, उसी तरह मैं भी शत्रुओं के दांत खट्टे कर दूंगा। मुकुट रूपी हिमालय को मैं हर संभव सुरक्षित रखूंगा और सिंधु नदी, जो कि देश का गौरव है, अर्थात सिंधु रूपी सिंहासन को कभी भी आंच नहीं आने दूंगा। यहाँ इन पंक्तियों में भरत, जो शकुंतला का वीर पुत्र और था, भरत हुआ करता था, जो मुनि आश्रम में पला बढ़ा था, और शेर पशु पक्षियों के साथ ही उनकी मित्रता थी, उनके साथ ही वो खेलता कूदता। तो उसके बारे में बताया कि वो इतना वीर था कि सिंह जो होते थे, शेर होते थे, उनके वो दांत गिनता था। या हिमालय जो पर्वत है, इसको अपनी मातृभूमि का मुकुट बताया गया है, जो कि भारत का क्राउन है, ताज है। मैं रोली से नहीं उसी की मिट्टी से तिलक लगाता हूँ, अपने माथे पर यूँ तो है मेरा नाता सब दुनिया से, पर गर्व मुझे है इसके नाते पर। मैं जो कुछ हूँ सब इसका ही हूँ, इसका ही मेरा सर्वस्व समर्पण। कवि क्या कह रहा है इन पंक्तियों के माध्यम से बेटा? पंक्तियों के माध्यम से कवि अपने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने की भावना को दिखा रहा है। कवि कहता है कि मैं अपने मस्तक पर रोली का नहीं, मातृभूमि की मिट्टी से तिलक लगाता हूँ। यूँ तो सारी दुनिया से मेरा रिश्ता है, परंतु अपनी मातृभूमि के रिश्ते पर मुझे गर्व है, अभिमान है। गर्व का अर्थ होता है बेटा अपने अच्छे किए गए कार्यों पर गर्व, अपने ऊपर अपने किए गए जो अच्छे महत्वपूर्ण जो कार्य होते हैं उन पर गर्व किया जाता है। मेरा तन मन सब इसी का है और मैं सर्वस्व इसको समर्पण करता हूँ, यानी कि अपना सब कुछ मातृभूमि पर न्यौछावर है। कविता जो है बेटा सरल, सहज व ओजमयी भाषा में इसका प्रयोग किया गया है। तत्सम तद्भव शब्दावली का भी प्रयोग किया गया है। देश की गौरवशाली महिमा का बखान इस कविता में किया गया है। ये इसकी कविता की व्याख्या है बेटा। अगर किसी बच्चे ने राइट नहीं किए हैं तो अपनी नोटबुक में इसको राइट करें और इसको लर्न करें, समझें। अब इसकी हम बुक एक्सरसाइज के बारे में जान लेते हैं। अभ्यास प्रश्न पत्र। मातृभूमि की कौन सी चीज कवि के लिए चंदन के समान है? तो जो मातृभूमि की जो धूल है वो कवि के लिए चंदन के समान है। किसकी ममता का मोल नहीं चुकाया जा सकता? माँ की ममता का मोल नहीं चुकाया जा सकता। कवि किस पर सर्वस्व समर्पित करना चाहता है? सर्वस्व का अर्थ होता है बेटा अपना सब कुछ समर्पित, न्यौछावर माँ को अर्पण करना चाहता है। किस पर? मातृभूमि पर अपना सब कुछ अर्पण करना चाहता है। क्वेश्चन आंसर हम अगले में जानेंगे बेटा। अंडरस्टैंडिंग ग्रामर में आ जाते हैं। मातृभूमि, नीचे लिखे शब्दों से वाक्य बनाइए, हमें वाक्य बनाने हैं बेटा। मातृभूमि का अर्थ होता है अपनी प्यारी मातृभूमि जहाँ पर हम जन्म लेते हैं, तो इससे वाक्य बनाते हैं। मुझे मातृभूमि से प्यार है। सिंहासन, सिंधु भारत का सिंहासन है। का आएगा बेटा, यहाँ मैंने को लिख दिया है, सिंधु भारत का सिंहासन आएगा यहाँ पे। अभिलाषा, मेरी अभिलाषा महान बनने की है। सुरक्षित, तुम सुरक्षित जगह पर चले जाओ। समर्पण, इंसान में समर्पण की भावना होनी चाहिए। नीचे लिखे शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनानी है बेटा। भाववाचक संज्ञाओं के बारे में हमने पढ़ा था कि ऐसी संज्ञाएं जिनको हम महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, जिनको केवल फील कर सकते हैं, तो वो संज्ञाएं क्या होती हैं? भाववाचक संज्ञाएं होती है। और यहाँ देखो शिशु है, शिशु का शिशुत्व,
यानी कि बचपन जो होता है ना, शिशुत्व बचपन शिशु अवस्था होती है, उसके बारे में बताया है। अवस्था, भाव, गुण, दशा, ये चीज़ें जहाँ आती है वहाँ भी हमेशा भाववाचक संज्ञाएं होती है। सुंदर, सुंदरता, बच्चा, बचपन, सर्व, सर्वस्व, बड़ा, बड़प्पन, वीर, वीरता, अपना, अपनापन, लड़का, लड़कपन। जिन शब्दों के अर्थ लगभग समान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? पर्यायवाची। जैसे आसमान है, आसमान के पर्यायवाची हैं गगन, अंबर, आकाश। आकाश, अंबर, गगन भी आसमान के ही नाम हैं। वृक्ष, पेड़, तरु, विटप, तन, जंगल, वन है, वन, जंगल, कानन, अरण्य, सिंह, शेर, केहरी, नरराज, हिमगिरी। वनराज है बेटा, नरराज नहीं, ये केहरी और वनराज है। ये शेर के पर्यायवाची शेर, केहरी और वनराज। हिमगिरी, हिमालय, हिमाचल, हिमशैल। अब इसके क्वेश्चन आंसर जान लेते हैं हम। धरती हमारे लिए क्या क्या सहन करती है? धरती को माता के समान माना जाता है। जिस प्रकार माँ अपने बच्चे के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देती है, इसी तरह धरती भी हमारे ऊपर अनंत उपकार करती है। यह हमारा बोझ उठाती है, हमें भोजन के लिए अन्न देती है, हमें रहने के लिए स्थान देती है। धरती पेड़ों का पोषण करती है और पेड़ हमारे जीवन का आधार है। कल्प वृक्ष की क्या विशेषता होती है? तो कल्प वृक्ष बेटा जो है, इसका फल नारियल की तरह होता है, इसका तना बरगद के जैसा होता है। यानी कि कल्प वृक्ष जो है एक बरगद के पेड़ की तरह होता है। इसको देवतरु यानी कि देवताओं का वृक्ष भी कहा जाता है। और पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन से प्राप्त जो 14 रत्न मिले थे उनमें एक कल्प वृक्ष भी था। हिंदुओं का विश्वास है कि कल्प वृक्ष जिस वस्तु की भी याचना की जाए वह दे देता है, यानी कि इच्छा पूर्ति का पेड़ माना गया है बेटा कल्प वृक्ष को। कल्प वृक्ष के सामने जो इच्छा की जाती है वो पूर्ण हो जाती है, जो भी मांगा जाता है वो पूर्ण कर देता है। इसे देव वृक्ष भी कहा जाता है। स्वर्गलोक की सुषमा किससे हारी है? तो स्वर्गलोक की सुषमा, सुषमा का अर्थ होता है सुंदरता, प्यारी भारत भूमि के सामने हारी है। भारत का भव्य मुकुट किसे कहा गया है? तो भारत का भव्य मुकुट हिमालय को कहा गया है। भारत का सिंहासन किसे कहा गया है? तो भारत का गौरव बढ़ाने वाली सिंधु नदी को भारत का सिंहासन कहा गया है।